हेलो दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रा एकेडमी और उसके टीम हमेशा छात्रों के हित में कार्य करते आए हैं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार एक नया सीरीज जो कि वीकली करंट अफेयर्स का है, अब यूट्यूब चैनल पर आपको देखने मिलेगा। प्रत्येक वीक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कोई भी एग्जाम में हो, देश के कोई से भी एग्जाम, सीजीपीएससी, सीजीएफएम या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज का आप तैयारी करते हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मोटिवेशनल थॉट के साथ चालू करते हैं। एक कदम सफलता की ओर, जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे। तकदीर रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। इसी इरादों के साथ अपनी संकल्प को, अपनी अचीव जो टारगेट बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए हम अपनी कदम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो पहला करंट अफेयर्स है आपके लिए। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स है आपका। विश्व ओजोन दिवस 2023। आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। डेट क्या है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब ये इसका उद्देश्य एक ही है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। ठीक है, देखो एक चीजें आपको पता होगा कि 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, एक बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। ठीक, ये कहां हुआ था? कनाडा में। ठीक, इसी के बाद 1994 से प्रतिवर्ष आपका विश्व ओजोन दिवस मनाने की संकल्प लिया गया और प्रारंभ किया गया। 1994 के हिसाब से देखा जाए तो इस बार का 2023 का 29वां संस्करण है। क्लियर है? 29वां संस्करण है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रतिवर्ष मनाते हैं तो प्रतिवर्ष नया नया थीम रखा जाता है, जिसमें से इस बार का थीम है ओजोन परत को ठीक करना। ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना, ये हमारा इस बार का थीम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताया हूं अभी कि प्रारंभ में 1994 को यह हुआ है प्रारंभ इसका, जिसमें से 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बैठक हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर पूरे जो देश के शामिल, जितने देश शामिल थे सभी ने हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद से 1994 से, ठीक है, 1994 से प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाने का परंपरा चलते आ रहा है, जो वर्तमान में 2023 का कौन से क्रम का है जी? 29वें क्रम का है। देखो, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ सम्मेलन हुए हैं जो विश्व स्तर पर है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे कि आप सुने होंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, ये कहां हुआ था जी? स्वीडन में। किससे संबंधित है? ये है पर्यावरण चेतना से। ठीक है, पर्यावरण चेतना, एनवायरमेंट को आपको संतुलित बनाए रखना है ताकि किसी प्रकार का विश्व में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा देखो, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये आप ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन आपका आप जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेरिस समझौता जो है COP21 2015 को हुआ है। तो ये फैक्ट है आपके, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं इसको भी आपको साथ में पढ़ते जाना है ताकि आपका करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी कवर हो जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि
ये जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्तमान में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्तमान में 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के दिन एक योजना किया गया है। उस योजना का नाम क्या है जी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, इसलिए ये जो है योजना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में पारंपरिक जो शिल्पकार है और कारीगर है, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करना। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह बोला गया है कि 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। वो कब से कब तक दिया जाएगा? ये है आपका 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक बजट में पेश किया जाएगा। इसको चरण में दिया जाएगा। ये जो आपको पैसा मिलेगा लोन के तौर पे मिलेगा। तो लोन जो है 2 चरण में, पहले चरण में 1 लाख रुपया और दूसरे चरण में 2 लाख रुपया ये देने का प्रावधान है, जिसमें से इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 5% ब्याज दर पर। ठीक है, लोन मिलेगा आपको, ये आर्थिक सहायता है। ठीक, समझ आया होगा। अब ध्यान रखना कि इस योजना में 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा, पारंपरिक रूप से जो हम लोग गांव में भी देखते हैं, लोहार हो गया, नाई हो गया, धोबी हो गया, मालाकार हो गए। ठीक है, इस टाइप से आपकी 18 व्यवसाय है जिसको इसमें शामिल किया गया है। ये देखो यहां पर लिखा गया है कि 18 व्यवसायों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें से ये देखो कहां पर है आपका लोहार लिखा हुआ है, कारपेंटर, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी, धोबी, राजमिस्त्री, इन सब को मिला करके 18 व्यवसाय को इस योजना में शामिल किया है। ठीक, इसमें मैं बताया हूं कि 5% ब्याज की दर से पहले चरण में 1 लाख रुपया तथा दूसरे चरण में 2 लाख रुपया उनके रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये आपका करंट अफेयर्स है आपका। अब देखो नेक्स्ट करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले भी सुने होंगे कि देश में हमारे कोई नेता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई संत है, इन लोग का स्टेचू, ठीक है, स्टेचू आपका बनाया गया है। तो वो स्टेचू इस बार फिर से एक नए संत का, उनका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश में एक स्टेचू बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ वर्नेस। स्टेचू ऑफ वर्नेस का लोकार्पण किया गया है वर्तमान में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है जी? एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, जिसकी ऊंचाई है आपका 108 फीट है। 108 फीट है इसकी ऊंचाई। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के कौन से स्थल पर ऐसा पूछा जाए तो बता सकते हो कि आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ओंकारेश्वर, जो देश में 12 शिवलिंग, जो देश में 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, सॉरी ज्योतिर्लिंग, इनमें से एक आपका तीर्थ स्थान है ओंकारेश्वर। यहां पर स्थापित किया गया है आदि शंकराचार्य जी की स्टेचू। आदि शंकराचार्य जी को शिव जी का अवतार कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी को शिव जी का अवतार कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे शिव जी की नगरी है। ठीक है, चलो अच्छा, इस स्टेचू ऑफ वर्नेस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक। क्लियर है? अब आगे देखिए, इसमें देश के अंदर अभी तक कुछ महान हस्तियों का स्टेचू बनाया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला लिखा है यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता। ये किससे संबंधित है जी? किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कहां पर स्थापित है इसका स्टेचू? आपका केवड़िया गुजरात में।
वैसे ही आप देखोगे अगला स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति, स्टेच्यू ऑफ पीस, ये आपका संबंधित है जैन मुनि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का। ये हमारा है आप पाली राजस्थान में, पाली राजस्थान में किसका है आपसे पूछा जाएगा तो स्टेच्यू ऑफ पीस। क्लियर है? किससे संबंधित है? जैन मुनि, जैन धर्म से संबंधित है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी। ठीक, अगला देखो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये आपका है संत रामानुजाचार्य। ठीक है, इनका है हैदराबाद में। एक अगला आप बड़ा फेमस है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे कि संविधान का जनक या फादर जिसको बोला जाता है, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के को बोला जाता है। इसका स्टेच्यू कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। क्लियर है? अगला है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये है आपका नाथ प्रभु, नाथ प्रभु है, इनका निक नाम है कैंप घोड़ा। ठीक, ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में स्टेच्यू स्थापित है। तो ये जो है करंट अफेयर्स के साथ कुछ फैक्ट चीजें हैं, इसको भी आपको नोट करते जाना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर चलते हैं हम लोग। देखो ध्यान से सुनना, ये और अति महत्वपूर्ण है। पुराने संसद भवन का नया नाम, ठीक, नया नाम एक रखा गया है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी सलाह दिए थे। तो वर्तमान में नए संसद भवन में, ठीक है, नए संसद भवन में आपका बैठक हुआ है, जिसमें पुराने संसद भवन का एक नया नाम दिया गया है। उसका नाम ये रखा गया है संविधान सदन, संविधान सदन नाम दिया गया है। अब बैठक हो रही है लोकसभा में, ठीक है ना, बैठक हो रही है लोकसभा में, तो लोकसभा में उसका स्पीकर अध्यक्षता करेगा। तो अध्यक्ष कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। तो ओम बिरला जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इसका कुछ फैक्ट चीजें भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि पुराने संसद भवन का स्थापना, पुराने संसद भवन का स्थापना या नींव कब रखा गया था जी? 1921 में। ठीक है, उद्घाटन मतलब वो प्रारंभ कब हुआ है? 1927 से। क्लियर है? ठीक, वैसे आप नए संसद भवन का 3 डेट आपको याद रखना है। नए संसद भवन का जो नींव रखा गया है, ये आपका 10 दिसंबर 2020 को, ठीक, नींव रखा गया। उद्घाटन की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 28 मई 2023 को, और इस दिन वीर सावरकर जी का जयंती था। अब नए संसद भवन में पहली बार सभा या बैठक कब हुआ है? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए संसद भवन में ही पुराने संसद भवन का नाम दिया गया है संविधान सदन। तो नए संसद भवन में कब हुआ है? 19 सितंबर 2023 को पहली बार। ठीक है, पहली सम्मेलन या पहली बैठक या ये हुआ है आपका 19 सितंबर 2023 को। अब नए संसद भवन की बात कर रहे हैं तो कुछ और फैक्ट चीजें हैं कि इसका जो निर्माणकर्ता कंपनी है वो है आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्लियर है? अब इसके वास्तुकार कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो वास्तुकार आर्किटेक्चर है इसके विमल पटेल। ठीक है, विमल पटेल ये है इसके वास्तुकार। क्लियर है? नए संसद भवन जो बना है वो त्रिभुजाकार में है, नए संसद भवन, और पुराने संसद भवन जो थे वो गोल आकार में है। क्लियर है? चलो,
और कुछ फैक्ट चीजें आपको मैं बता देता हूं नए संसद भवन को लेकर के। नए संसद भवन नए संसद भवन में कुल सीट है आपका 1272, जिसमें से ध्यान रखना है लोकसभा से 888 सीट है और राज्यसभा से है 384 सीट। इसमें 3 मुख्य द्वार है, ठीक है, 3 मुख्य द्वार है, 3 द्वार गेट है, ठीक है, मुख्य द्वार जिसका अलग अलग नाम बताया गया है। ये अलग अलग नाम है आपका, एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है आपका कर्म द्वार, ठीक है। ये 3 अलग अलग द्वार का नाम बताया गया है। तो ये जो है नए संसद भवन के कुछ फैक्ट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जहां पर हमारे लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष जो बैठेगा उसके राइट साइड संगोल करके प्रतीक है, ठीक, उसको स्थापित किया गया वहां पर। क्लियर है? तो ये हमारे पुराने संसद भवन और नए संसद भवन के कुछ फैक्ट है जो चीजें आपको माइंड पे रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके फैक्ट को मैं इस पेज में लिख दिया हूं, बट इसको आपको क्या करना है, बाद में नोट करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, क्योंकि मैं शुरू में बोल दिया हूं जितने करेंट अफेयर्स लाया हूं यहां पर पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही, इसलिए पूरे करेंट अफेयर्स का एक नोट्स आपको बनाना है, ठीक। आगे भी आप कंटिन्यू हमारा ये वीडियो का सिलसिला जो चलते रहेगा, तो जरूर हमारे इस चंद्रा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अगला देखो करेंट अफेयर्स आपके लिए है, यूनेस्को के विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची में भारत के 2 स्थल को शामिल किया गया है। भारत के 2 स्थल को शामिल किया गया है। इससे पहले देखो जब ये 2 स्थल शामिल हुआ है तो टोटल 42 स्थल हो गया है भारत के, ठीक है। भारत से टोटल 42 स्थल है। क्लियर है? उसके पहले 40 था, ये दोनों शामिल करने पर 42 हो गया। तो 2 कौन कौन सा है जी? एक शांति निकेतन है, एक शांति निकेतन जो देश का 41वां क्रम का है, देश का 41वां क्रम का है। और आपका एक अगला है होयसल मंदिर समूह, ये आपका कौन से क्रम का है? 42वां क्रम का है। क्लियर है? देश में टोटल अभी वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा 42 स्थल को विश्व धरोहर या विरासत सूची में रखा गया है। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो 2 स्थल है उसमें क्या विशेषताएं हैं, ठीक। एक है आपका शांति निकेतन। ये शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1901 में किया गया था। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया है। अब देखो इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में नए ढंग से उसको उत्कृष्ट बनाना, या नया मार्ग देना, या नया चीजें को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा चरित्र निर्माण के लिए। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को नवीन दिशा देना और चरित्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए शांति निकेतन का स्थापना किया गया था। ये हमारा पश्चिम बंगाल पर स्थित है, पश्चिम बंगाल पर स्थित है। देश का 41 नंबर का ये स्थल है, ठीक है। स्थापना 1901 को हुआ था। क्लियर है? आपको मैं बताया कि यूनेस्को के द्वारा 41वें नंबर का जो स्थल भारत का, ठीक, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वह है शांति निकेतन। शांति निकेतन जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1901 में किया गया था। क्लियर है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा को नई दिशा देना और चरित्र निर्माण करना। चलो अब देखते हैं दूसरा स्थल के बारे में।
ये दूसरा स्थल है आपका होयसल मंदिर समूह, जिसमें 3 मंदिर को शामिल किया गया है। एक बेलूर का मंदिर है, एक हलेबिंदु का है, और तीसरा जो सोमनाथपुर का मंदिर है। ठीक है, अब ये होयसल मंदिर जो कहाँ स्थित है जी? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के राजाओं के द्वारा इस होयसल मंदिर का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 12वीं से 13वीं सदी के बीच में, 12वीं से 13वीं सदी के बीच में इसका निर्माण किया गया है। और देश का ये 42वां क्रम का है, ध्यान रखना, देश का 42वें क्रम का है। ठीक, कहाँ स्थित है जी? कर्नाटक में, स्थान कर्नाटक है। स्थापना कब हुआ है? 12वीं 13वीं सदी में। क्लियर है? अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, देश में टोटल 42 आपका यूनेस्को में शामिल स्थल है, जिसमें से 34 जो है, 34 स्थल क्या है? सांस्कृतिक रूप से है। सांस्कृतिक मतलब किसी धर्म से जुड़ा हुआ चीज, ऐसा। ठीक है, मंदिर है, धर्म है, ये सब चीजें। अब ये जो होयसल जो मंदिर है, ये शिव और विष्णु की मंदिर यहाँ पर स्थित है। शिव और विष्णु जी की मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर है। 34 स्थल सांस्कृतिक है, 7 स्थल प्राकृतिक है। प्राकृतिक है, क्लियर है? 34 7 41 हो गया, और एक स्थल जो है मिश्रित है। मिश्रित बोले तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मिलाकर के एक स्थल आपका यूनेस्को में शामिल ऐसा है। ठीक है, टोटल 42 स्थल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, करेंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं लिख दिया हूं, जिसको अभी बताया हूं, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान देना कि इसके पहले जो है 40वें क्रम का जो स्थल था भारत का, वह हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित रखता है। वह स्थान था धौलावीरा, गुजरात का। ठीक, चलो ये देखो एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, कैसे? ये अभी देश के अंदर एक बिल लाया गया है, जो नए संसद भवन में मीटिंग हो रहा है। ठीक है, आपका सत्र चल रहा है, उसमें एक बिल लाया गया है। जो बिल लाया गया है वो है आपका महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है, जिसको नया नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इसको संसद भवन में कौन लाया है जी? लोकसभा में लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस बिल को लाया गया है। और यह बिल क्रम में बोला जाए तो क्रम में आपका है 128वां क्रम का संविधान संशोधन बिल है। पेश कब हुआ है? 20 सितंबर को। कहा जी? लोकसभा में। ठीक है, यहां से ये पास हो गया है, पारित हो गया, और कहां पहुंच गए हैं? 21 सितंबर को पहुंच चुका है ये। कहां पर? राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। क्लियर है? अब ये कहां जाएगा? देश में अलग अलग विधानसभा है, वहां से इसको पास होना पड़ेगा। जैसे विधानसभा के 50% भी यदि तय हो गए, सहमति हो गए इस बिल से, ठीक है, तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद यह बिल हमारा कानून बन जाएगा। और कानून क्या कहलाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, ये योजना के नाम से चलेगा। अब इसकी प्रावधान क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। इसकी प्रावधान की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखा है देखो, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राजधानी दिल्ली सहित कुल सीटों का कितना? 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। कहां कहां? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, और हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वहां की विधानसभा में। कितना परसेंट? 33% सीट आरक्षित करना है महिलाओं के लिए। क्लियर है? महिलाओं के लिए करना है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तो आपका ये प्रोसेस पूरा चलेगा, मगर ये लागू कब होगा? यदि आपसे पूछा जाए तो लागू कब हो सकता है? ये लागू होगा परिसीमन 5वां
पांचवा परिसीमन के बाद देश में इससे पहले 4 परिसीमन, देखो देश में परिसीमन आयोग होता है जिसके द्वारा परिसीमन का एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है। तो वो परिसीमन जो है जनगणना के बाद, जनगणना होती है तब परिसीमन होता है, ठीक। तो 5वां परिसीमन अभी होने वाला है, कब हो सकता है? 2026 को संभावित है। तो यहाँ इसके बाद आपका एक कानून लागू होगा और ये लागू कब तक रहेगा जी? 15 साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए लागू होगा। संभावित डेट कब है? 2026 से। 5वां परिसीमन 2026 को संभावित है। इसके पहले 4 परिसीमन और हो चुका है। वो 4 परिसीमन है आपका 1952 को, 1962 को, 1972 को और 2002 को। ये 4 हो गया, 5वां ये है। क्लियर है? समझ आ रहा होगा? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मैं लिखा हूं, ये देखो काल अवधि समय कब तक के लिए? 15 साल के लिए। प्रभावी कब तक रहे, कब तक हो सकता है? पॉसिबिलिटी है 5वां परिसीमन के बाद, ठीक। और संभावित 2026 में। 4 परिसीमन देश में ऑलरेडी हो चुका है, ये 5वां परिसीमन है। क्लियर है? ठीक। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अभी लोकसभा में कुल महिला सीट कितना है? 82 सीट है। ये 82 सीट महिला सीट है। यदि 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो लागू हो जाए तो लोकसभा में कितने सीट हो जाएंगे जी महिलाओं के लिए जी? 181, 181। ठीक, चलो अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखो अगला करंट अफेयर्स आपका है पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023। इसका पहला आसियान के द्वारा पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या दिया है? ASEX-01N। क्लियर है? आसियान के द्वारा चल रहा है। क्लियर? कहां पर हो रहा है? आसियान का हेडक्वार्टर्स पता होगा आपका, कहां पर है आसियान का हेडक्वार्टर्स? जकार्ता, इंडोनेशिया। यहीं से प्रारंभ हुआ है पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये जगह कौन सा है जी? जगह है दक्षिण नाडु सागर। जो दक्षिण चीन सागर है ना, उसी के आसपास एरिया है दक्षिण नाटू सागर। यहां आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। देखो अब ये आसियान में टोटल 11 देश हैं। आसियान में टोटल 11 देश है। इस 11 देश में पहले 10 देश थे, अभी वर्तमान में एक नया देश शामिल किया गया है, ठीक है। नया देश का नाम है जो 11वें नंबर का है, 11वां नंबर का तिमोर लिस्ते, ठीक है। तिमोर लिस्ते ये 11वां देश है जो आसियान में शामिल है। आसियान का फुल बोला जाए यदि तो एसोसिएशन, ये देखो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हमारा क्या है? फुल फॉर्म है। इसका स्थापना कब हुआ है जी? स्थापना इसका हुआ है 1967 पे, 67 में। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है जी? हेडक्वार्टर्स जकार्ता में है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी। क्लियर है? यहां इसकी राजधानी है। ये इंडोनेशिया जो है, जकार्ता जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए और रखता है क्योंकि वर्तमान में वहां पर 2 समिट भी हुए हैं, ये हुआ, ठीक है। सम्मेलन कौन कौन सा हुआ है जी? थोड़ा अपन समझ लेते हैं। एक हुआ है देखो
सम्मेलन जो 2 सम्मेलन हुआ है, एक हुआ है आपका 42वां, एक 40वां पहले देख लेते हैं। 40वें क्रम का जो सम्मेलन हुआ है, ये आपका भारत आसियान शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 का कहां हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखना है। एक और नेक्स्ट हुआ है 43वां नंबर का, 43वां नंबर का, ये आपका आसियान शिखर सम्मेलन, ये आपका 2023 का। क्रम भी इंपॉर्टेंट है। क्रम का कौन कौन सा? जैसे आप पूछा जाए, पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास पहला है 2023, कहां हुआ है? ये भी इंडोनेशिया, जकार्ता में। और अगला पूछा जैसे कि 20वां नंबर का भारत आसियान के बीच हुआ है, भारत आसियान के बीच हुआ है 20 क्रम का 2023, कहां पर? इंडोनेशिया, जकार्ता। 43वें 43 नंबर का जो हुआ है, कौन से? आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान का अलग से शिखर सम्मेलन होता है, जो आपका 43 नंबर का है, ये भी इस बार हुआ है इंडोनेशिया में। आपको बता दूं कि भारत जो है आसियान देश का संगठन, आसियान संगठन जो है उसकी सदस्य नहीं है भारत जो है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स पे हम लोग बढ़ाते हैं, नया क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अभी वर्तमान में भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है, एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है। ये हमारा अभी इस बार का 2023 में जो हो रहा है वो 30वें क्रम का है, 30वां क्रम का। और ये सितंबर में ही हुआ है, 22 से 25 सितंबर के बीच में। कहां हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। सिंगापुर इसका मुख्य था, जो दक्षिण चीन सागर के पास हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत की ओर से कुछ जहाज पार्टिसिपेट किए हैं, भारत की ओर से कुछ जहाज पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक, जो नींद में है, देख लो इधर, भारत के आईएनएस रणविजय, आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस कवरती, ये जो है ये अभ्यास में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विश्व भर में जितने भी अभ्यास होते हैं नौसैनिक अभ्यास, उसमें सबसे बड़ी नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर के साथ होता है भारत का। क्लियर है? भारत सिंगापुर के बीच जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं सिम्बेक्स। ठीक, 2023 का पूछा जाए कौन से क्रम का है, तो 30वें क्रम का। कब हुआ है? 22 से 25 सितंबर। कहां हुआ है? सिंगापुर। सिंगापुर उसके आपका हेड था। ठीक है, सिंगापुर इसको आयोजित कर रहा था। क्लियर है? आयोजित सिंगापुर कर रहा था। कहां पर हुआ पूछा जाए तो दक्षिणी चीन सागर में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और करंट अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार का जो है आईसीसी वनडे विश्व कप हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। बड़े गर्व की बात है कि भारत में इस बार हो रहा है। अभी तक इस बार को मिला करके टोटल 4 बार आईसीसी का टूर्नामेंट हो चुका है हमारे भारत में। 4 बार। 4 बार का कौन कौन सा जी? 4 बार की बात किया जाए तो एक हुआ है 1987 में, फिर अगला हुआ है 1996 में, और आपको पता होगा 2011 जो विश्व कप हम लोग जीते हैं। ठीक है, और इस बार हो रहा है 2023। ये 4 बार हमारे भारत में आईसीसी टूर्नामेंट का मेजबानी किया है। क्लियर है? अब इस बार का जो हो रहा है कौन से क्रम का है? क्रम पूछा जाए संस्करण तो 13वें क्रम का है। कुल देश कितने हैं जी? कुल देश शामिल देश 10 देश है। कुल शामिल देश 10। कब से प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ जो हो रहा है 5 अक्टूबर से, आपका फाइनल कब होगा? 19 नवंबर तक। ठीक है, ये प्रारंभ कौन से, पहला मैच कहां पर होगा, कौन से स्टेडियम में होगा? यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप बता सकते हो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में जो है। क्लियर है? अब ये अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि
यहाँ पर आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए एंथम सॉन्ग, ठीक है, राष्ट्रीय सॉन्ग, आईसीसी राष्ट्रीय सॉन्ग प्रस्तुत किया गया है। गाने की बोल क्या है? दिल बोले जश्न, दिल बोले जश्न। संगीतकार कौन है इसके? प्रीतम जी, प्रीतम जी संगीतकार है। और इसमें एक्टिंग कौन क्या है? एक्टर कौन है? रणबीर सिंह, रणबीर सिंह। क्लियर है? ये आपका फैक्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देना कि इसके शुभंकर भी बनाया गया है। शुभंकर, जैसे हम लोग देखे हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर क्या था जी? बछरू। वैसे ही यहाँ पर शुभंकर क्रिप्टोवर्स, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्रिप्टोवर्स है। क्लियर है? इस बार ब्रांड एम्बेसडर भी बताया गया है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान जी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये भी करेंट अफेयर्स आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें भारत के महिला वैज्ञानिक जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्था है, ठीक है, वहां पर वैज्ञानिक है ऑलरेडी। क्लियर है? नाम क्या है जी? स्वाति नायक, जो उड़ीसा की है। स्वाति नायक को वर्तमान में 2023 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व स्तर पर, ठीक है, हरित क्रांति की जनक, विश्व में हरित क्रांति की जनक जिसको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के हरित क्रांति का जनक ये कहलाता है। तो भारत में कौन है जी? भारत की बात करें तो भारत में आपका स्वामीनाथन, ये हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक है। क्लियर है? नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार मिला है भारत के उड़ीसा की रहने वाली महिला वैज्ञानिक स्वाति नायक, ठीक, जो वर्तमान में कहां पदस्थ है जी? वर्तमान में आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान में पदस्थ है। ठीक है, अब ये कहां है? ये मनीला में, मनीला फिलीपींस। भारत का भारतीय या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय तो कटक में है, वैसी अंतरराष्ट्रीय की बात किया जाए तो मनीला फिलीपींस में है। यहां पर वैज्ञानिक है, ठीक है, स्वाति नायक जी जो है। आपको ये बता दूं, ये पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो 40 वर्ष से कम हो। ठीक, चलो देखो पुरस्कार के रूप में क्या मिला है जी इनको? $10,000। विशिष्ट कार्य क्या किए हैं? चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए, चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये आपका इस सेशन का, ठीक है, लास्ट करंट अफेयर्स है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो देख लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्तमान में एक नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना किया गया है। क्लियर है? जो कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी पर स्थापित किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात किया जाए तो इसकी विशेषताएं देखा जाए तो विशेषताएं यह है, भगवान शिव की झलक दिखेगी यहाँ पर। इसका आकार जो बना है अर्धचंद्राकार है और इसके गेट जो बने हैं डमरू आकार के हैं। ठीक है, डमरू आकार के। विश्व में सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो कहां पर है जी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ऐसे देश में क्रिकेट स्टेडियम टोटल 52 है, 52 क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें से 52 क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें से वर्तमान में 21 क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच होते हैं। क्लियर है? ठीक, ये हमारा इस सेशन का लास्ट करंट अफेयर्स था।
ये हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। इसी तरह आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए करंट अफेयर्स, नए नए चीजें आपको मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो की इंतजार करते रहिएगा। थैंक यू।